अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस तरह अचानक रिमी के बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी उसके रूम में मिली, जहां उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और उसके शरीर पर बुरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। अचानक हुई उसकी इस असामान्य मौत ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि अनीश के पार्थिव शरीर को देखकर यह तो साफ जाहिर हो रहा था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनीश मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता। बेटा संभालो खुद को। मम्मा। रिमी रोते हुए अपनी माँ के आंचल से लिपट जाती है। अनीश के अचानक इस तरह चले जाने का दुख उसके लिए बहुत बड़ा था। वो इस हादसे के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो दिन रात बस अनीश की तस्वीर से लिपटकर रोती रहती। बेटा प्लीज कुछ खा लो, इतने दिन हो गए हैं, ना तो तुमने ठीक से कुछ खाया है और ना ही इतनी रातों से सोई हो। अनीश के इस तरह चले जाने का दुख हमें भी है बेटा, लेकिन अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ रिमी, संभालो खुद को, अब वो वापस नहीं आएगा। कौन है यहाँ? फिर से वही आवाज। कौन हो आखिर? कौन हो तुम? क्या हो रहा है बेटा? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। नहीं मम्मा, जरूर कोई तो है यहाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। हम अपने घर वापस चलते हैं ना, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर आते ही अनीश मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया। क्या आपको ये अजीब नहीं लगा? मैं जानती हूँ बेटा कि अनीश के यूं चले जाने से तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन तुम अपने दिमाग पर इस तरह जोर मत डालो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। ये लो दवाई खा लो। रिमी की माँ उसे नींद की दवाई देकर उसे सुलाकर वहां से चली जाती है। रिमी अनीश की फोटो को अपनी बाजुओं में भींचकर लेटी हुई थी। तभी उसकी पीठ पर उसे किसी के हाथ महसूस होते हैं। मम्मा प्लीज अभी आप जाओ, मुझे तंग मत करो। रिमी, रिमी। उस भयानक आवाज को सुनकर रिमी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे फिर से अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। किसी की सांसों की आहट बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। रिमी बेहद बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर के मारे मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। वहीं पेड़ पर बैठा भयानक जीव उसकी आंखों के सामने था, जो बेहद भयानक हंसी के साथ हंसते हुए बस एक टक रिमी को ही देख रहा था। तुम तो डर गई, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अपने साथ ले जाने आया हूँ तुम्हें। हमारे रास्ते के कांटे को तो मैंने हटा दिया। क्या इसका मतलब तुमने मेरे अनीश की जान ली है? तुमने मारा उसे? ना ना ना, उसे अपना मत कहो। अब तुम सिर्फ मेरी हो। इस अमावस्या को तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ये कहकर वो रिमी की तरफ बढ़ने लगा। वो अपने गंदे भयानक हाथों से रिमी के बालों को सहलाने लगा। नहीं नहीं, दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रिमी डर के मारे अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आ गई। रिमी बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। माँ की आवाज सुनकर रिमी ने आंखें खोली। तभी उसने अपनी माँ को पास बुलाया। उसकी माँ हमेशा से ही अपने गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में रुद्राक्ष का एक ब्रेसलेट पहनती थी।
रिमी ने बिना कुछ कहे अपनी माँ के हाथ से वो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लिया और उनसे बिना कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगी। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं, बस घर में बैठे बैठे अजीब अजीब भ्रम हो रहे हैं मुझे, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रिमी वहां से बाहर चली गई। रिमी ने अपने हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना था, इसलिए वो भयानक राक्षस रिमी को छू नहीं पा रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पीछे उसकी परछाई बनकर चल रहा था। रिमी को उसके कदमों की आहट साफ महसूस हो रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर उसे जाना कहाँ है, लेकिन वो ब्रेसलेट पहनने के बाद मानो वो अपने आप एक दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं जा कहाँ रही हूँ। इस रास्ते पर तो कोई है ही नहीं, ये तो पूरा सुनसान इलाका है। पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आ गई। वापस चलो मेरे साथ और उतार दो इसे जो अपने हाथ में पहना है। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, चलो मेरे साथ। रिमी के कानों में ये आवाज तो पड़ी, लेकिन इस बार उसने उस आवाज को मानो नजरअंदाज कर दिया। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। तभी वो भयानक राक्षस अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रिमी को उससे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आया, तभी उसके हाथ में बंधे उस रुद्राक्ष के ब्रेसलेट से एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के स्पर्श से वो भयानक राक्षस सीधा बहुत दूर जाकर गिरा। तभी रिमी के पैर अपने आप वहां से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। उस रास्ते पर भी कोई नहीं था। वो रास्ता भी बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था। इस बार भी उसे अपने पीछे उन्हीं कदमों की आहट महसूस हो रही थी, लेकिन तभी कुछ कदम चलने पर वो एक शमशान घाट के पास पहुंच गई। चलते चलते रिमी को समय का ध्यान ही नहीं रहा। वो अपना फोन भी घर पर भूल गई थी। रात के 12 बजे वो एक शमशान घाट के बाहर खड़ी थी। ऊपर से उसके पीछे से आ रही उन कदमों की आहट से उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। तभी उसे शमशान घाट के अंदर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी जटाएं बहुत लंबी लंबी थी, जो शमशान घाट में बैठकर मानो कोई साधना कर रहा था। रिमी उसे देखकर और ज्यादा डर गई। तभी शमशान घाट के अंदर बैठे उस अघोरी ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही सीधे रिमी की तरफ देखा। वो दिखने में बहुत ही भयानक थे, इसलिए उन्हें देखकर रिमी बहुत बुरी तरह डर गई। वो अपने कदमों को वहां से पीछे करने लगी। तभी उसे अपने कानों में वही भयानक हंसी सुनाई दी। वो अब समझ नहीं पा रही थी कि रात के इस पहर वो कहाँ जाए। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी शमशान घाट के अंदर बैठे अघोरी ने उसे आवाज लगाई, अंदर आ जाओ बच्चा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, तुम अंदर मत जाना, ये तुम्हें मार देगा। इसकी बातों में मत आओ बच्चा, ये तुम्हें बहला रहा है। बस तुम अंदर आ जाओ, उसके बाद ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं नहीं, इसकी बातें मत सुनो, तुम अंदर मत जाना। मैं अंदर जरूर जाऊंगी और तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरे अनीश को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अघोरी बाबा के बुलाने पर रिमी के अंदर मानो एक अलग सी हिम्मत आ गई। वो शमशान घाट के अंदर जाने के लिए अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगी। तभी उस भयानक राक्षस ने बड़े ही गुस्से में रिमी की ओर देखा और बहुत तेज हुंकार लगाई। वो आवाज इतनी तेज थी कि रिमी के कानों से खून बहने लगा। उसने फिर से रिमी की ओर देखकर बहुत जोर से गुस्से में हुंकार लगाई। तो इस बार रिमी चलती हुई एक पत्थर से टकरा गई और उसके हाथ से रुद्राक्ष का वो ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर गया। तभी उसने रिमी के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और रिमी खुद ब खुद बहुत तेजी से वहां से भागने लगी। अगर इस मुंजा ने इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ा
तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। मुझे कुछ भी करके इसकी मदद करनी होगी। रिमी को बचाने के लिए अघोरी बाबा अपना कमंडल और पोटली लेकर शमशान घाट से बाहर की ओर भागे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख में लिपटा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ संदेशा मिला। उत्तर दिशा की ओर लेकर गया है वो उसे, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। मुझे जल्दी से उस लड़की के पास पहुंचना होगा। पीपल के पेड़ को ढूंढना होगा मुझे। अघोरी बाबा पूरी तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। वो वहां पर किसी पीपल के पेड़ की तलाश कर रहे थे, क्योंकि मुंजा के रहने का स्थान वही होता है। वो चलते चलते काफी आगे निकल गए थे। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अघोरी बाबा को लगा कि जरूर रिमी उनके पीछे ही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तभी रिमी ने उनके सर पर एक पत्थर से वार कर दिया और अघोरी बाबा के सर से खून रिसता हुआ जमीन पर गिरने लगा। तभी अघोरी बाबा ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है तू ये सब करके उस लड़की को अपने साथ ले जाएगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अघोरी बाबा को वहां पर बहुत जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अघोरी बाबा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आवाज उन्हें किस दिशा से सुनाई दे रही है। तो मुझे भटकाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। तू मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जीते जी तो मैं किसी को अपना बना नहीं पाया, लेकिन अब ये हमेशा के लिए मेरी साथ रहेगी। लगन करूंगा इससे मैं, भाई को बनेगी ये मेरी। इतना कहते ही वो आवाज भी वहां से गायब हो गई। तभी अघोरी बाबा को पेड़ के कुछ पत्तों की बहुत तेज आवाज सुनाई दी, मानो कोई किसी पेड़ के ऊपर जाकर अभी अभी बैठ गया हो। अघोरी बाबा ने मुड़कर देखा तो आसपास कोई पेड़ नहीं था। उनके माथे से अभी भी लगातार खून टपक रहा था। तो अघोरी बाबा ने अपनी पोटली से राख लेकर अपने माथे पर लगा ली और उनके माथे से टपक रहा वो खून वहीं पर रुक गया। उन्होंने एक बार फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपना ध्यान केंद्रित किया और पीछे की ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगे। तभी उनका ध्यान थोड़ी आगे गया, जहां पर एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर इस बार उसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो ये फिर से इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। मुझे अपने मंत्रों की शक्ति से इसे बांधना होगा। इतना कहकर अघोरी बाबा ने अपनी पोटली से राख को निकाला और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। वो दबे पांव उसकी ओर बढ़ रहे थे ताकि उनके कदमों की आवाज से मुंजा सतर्क न हो जाए। रात के अंधेरे में वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ कदम चलने के बाद अघोरी बाबा उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही उस पेड़ पर वो अभिमंत्रित राख छिड़की, तभी उन्हें महसूस हुआ कि पीपल के पेड़ पर तो कोई है ही नहीं, लेकिन उनके पीछे किसी की परछाई है। इससे पहले कि अघोरी बाबा कुछ कर पाते, मुंजा ने उन पर पीछे से वार कर दिया और उनका सर सीधा पीपल के पेड़ से जाकर टकरा गया। बोला था ना कि इसे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इससे पहले कि मुंजा कुछ समझ पाता, तभी अघोरी बाबा ने अचानक पलटकर उसके ऊपर अभिमंत्रित राख को फेंक दिया। राख अपने शरीर पर पड़ते ही मुंजा बुरी तरह जलने लगा। तभी अघोरी बाबा ने अपनी पोटली से एक लाल धागे को निकालकर उसी पीपल के पेड़ पर बांध दिया और उसी राख से उस पीपल के पेड़ पर एक चिन्ह बना दिया और वही चिन्ह उन्होंने राख से मुंजा के माथे पर भी बनाया। तभी वो मुंजा तड़पता हुआ उसी पीपल के पेड़ के अंदर समा गया। अघोरी बाबा ने मुंजा को तो उस पेड़ के अंदर कैद कर दिया, लेकिन अभी भी रिमी का कुछ अता पता नहीं था। अघोरी बाबा उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें पेड़ के पीछे रिमी बेहोशी की हालत में मिली।
बाबा ने रिमी पर अपने कमंडल का जल छिड़का और उसके हाथ पर वो धागा बांध दिया। वो रिमी को लेकर उसके घर पहुंचे, जहां रिमी के मम्मी पापा उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तुम कहाँ चली गई थी रिमी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पता भी है मैं और तुम्हारे पापा कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आज के बाद तुम अकेले घर से कहीं नहीं जाओगी। और ये कौन है तुम्हारे साथ? इन्होंने ही मेरी जान बचाई है पापा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ता। कौन तुम्हें नहीं छोड़ता बेटा? ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुंजा है वो। आज तो मैं जैसे तैसे उससे आपकी बेटी को बचा लिया, लेकिन उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं भी उसे सिर्फ उस पेड़ के अंदर कैद कर पाया हूँ, लेकिन अगर किसी ने उस पेड़ के साथ छेड़छाड़ की और उसे काट दिया तो वो फिर से यहाँ पर आएगा। कल सुबह होते ही इस घर को खाली कर देना, और फिर कभी इस हवेली के पास तो क्या, इस शहर में भी लौट कर मत आना, वरना अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं अब चलता हूँ। रिमी के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी बुरी तरह डर गए। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब रिमी ने उन्हें पूरी बात बताई तो उसके माता पिता की रूह कांप गई। उन्होंने अगला दिन होते ही उस हवेली को खाली कर दिया और फिर कभी लौटकर उस शहर में भी नहीं आए। रिमी की जिंदगी में इस घटना को घटे आज पूरे 3 साल बीत चुके हैं और वन विभाग वालों ने किसी भी व्यक्ति का उस पीपल की पेड़ के पास जाना वर्जित कर दिया है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मेरी एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पत्रकार था और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी, या ये कहूँ कि मैं उस जॉब के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अपाहिज हो गया हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरी दोनों टांगे नहीं हैं। मैं शुरू से ऐसा नहीं था। 4 साल पहले किसी ने मेरे शरीर का निचला हिस्सा छीन लिया। अपनी रिपोर्टर की जॉब के दौरान मैं बहुत डेयरिंग था और मुझे नई नई जगहों पर जाकर वहां की खबर लाने में काफी इंटरेस्ट था। मैं बहुत बार अलग अलग खतरनाक जगहों पर गया और ऐसी कई जगहों के बारे में सच्ची कहानियां सुनी जो किसी बहादुर इंसान के दिल में भी आतंक के बीज को बो सकती है। हालांकि मैं जिस जगह गया था उसके अंदर मैंने जो देखा, उससे भयानक चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरा नाम राज है और ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे अपने अलग अलग व्यूअर्स के ईमेल्स मिलने लगे। एक एक्टिव यूट्यूब चैनल चलाने और एक पत्रकार होने के कारण मेरे चैनल पर काफ़ी व्यूअर्स थे। मैं मेरे चैनल पर बहुत ही रहस्य से भरी जगहों की वीडियोस डालता था जो लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते थे और पसंद भी करते थे। तो एक दिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और उसने मुझे एक गुफा के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि उस गुफा के अंदर कई लोग लापता हुए थे। एक बार गुफा में जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। तो मैंने मेरे साथ चलने वाले ग्रुप के लोगों से इस बारे में बात की। मेरे साथी हैरी और सैम भी काफी एक्साइटेड थे और मैंने अपने जरूरी उपकरण इकट्ठे किए और उस रहस्यमयी गुफा की जांच करने का फैसला किया। 2 दिन बाद ही हम उस गुफा तक जाने के लिए निकल पड़े। जब हम उस जगह पर पहुंच गए तो हमने अपना गोप्रो पहना, गुफा के एंट्री गेट पर एक कैमरा लगाया और हमने खाने पीने का भी काफी सामान ले लिया, क्योंकि पूरे चांसेस थे कि शायद हम गुफा में फंस जाए। हमारे कैमरामैन हैरी और हमारे ऑडियो इंजीनियर सैम गुफा में जाने के लिए तैयार थे। हम सबको ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था, क्योंकि हमें भूत प्रेत में इतना विश्वास नहीं था। हम सब तो एक एडवेंचर के लिए इस गुफा के अंदर जाना चाहते थे। गुफा तो बहुत बड़ी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है, हमें यहाँ कुछ अलग, कुछ खास मिलने वाला है? कुछ नहीं कह सकते यार, अभी तो बस हम यहाँ आए ही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हमने लगभग आधा घंटा बस घूमने और गुफा की संरचना को देखने में बिताया। जैसे जैसे हम चलते गए गुफा बहुत टाइट होती गई और हमें डर महसूस होने लगा। वहां एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जानवर की लाश सड़ने से वो गंध आ रही हो। हम गुफा के एक हिस्से पर पहुंचे जो कभी खत्म ना होने वाली अंत की तरह लग रहा था, लेकिन जमीन पर एक बड़ा छेद था। वह छेद एक इंसान के फिट होने के लिए काफी था, इसलिए बिना झिझक के मैं कूद गया। हैरी मेरे ठीक पीछे आया, लेकिन सैम ने वही रहने का फैसला किया। गुफा की वो जगह बहुत टाइट थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की
तो एकदम से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए हमारी तरफ आए, जिससे हम बहुत डर गए। अपने आप को संभालते हुए हम फिर से किसी तरह आगे बढ़े। वहां इतना अंधेरा था कि हमारी फ्लैशलाइट भी आसपास की जगह को पर्याप्त रोशनी नहीं दे पा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां तापमान बहुत गर्म होगा, लेकिन उल्टा हुआ। अंदर वहां कड़ाके की ठंड थी। जगह इतनी तंग थी कि हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे हम अंदर गए, हम रेंगते हुए जाने लगे। राज, मुझे लग रहा है हमें वापस चले जाना चाहिए। अब मुझे सचमुच डर लग रहा है। बेशक डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग ढूंढना चाहता हूँ। कुछ तो मिलेगा यार, जिससे हम कुछ सनसनीखेज ढूंढ सके और बहुत सारे व्यूज और लाइक्स बटोर सके। मैं कहीं नहीं जा रहा यार, सचमुच मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ तो गलत है। राज, डर मत यार, ये हमारा काम है। हम कोई पहली बार ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। अभी भी सोच ले। मैं सब सोच कर ही आया हूँ। वो पहले तो झिझक रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने मेरा पीछा करना जारी रखने का फैसला किया। 1 घंटे तक बिना रुके रेंगने के बाद हम आखिरकार गुफा के एक हिस्से में पहुंच गए। यह एक बड़ी जगह थी, खुली जगह थी। आखिर हम पैरों पर खड़े हुए। वहां थोड़ा आगे जाकर एक झरना बह रहा था। हम झरने के पास गए। ये झरना कहाँ से बह रहा है? गुफा में तो कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, पानी आ कहाँ से रहा है? चलो, जहां से भी आ रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही है, फ्रेश पानी। हाँ, सही कहा। मैं झरने के पास गया और मुझे झटका लगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंड था कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। वहां उस जगह पर आसपास बहुत सारी अजीब तरह की फंगस लगी हुई थी, जिसका साइज बहुत बड़ा था, बिल्कुल पेड़ की तरह, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं चलकर थोड़ा और आगे गया तो फंगस के पेड़ के ठीक पीछे एक आदमी की लाश गली पड़ी थी। उसकी लाश पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े लगे थे। उसका मांस खा रहे थे। आधी लाश तो वो खा चुके थे। उसके शरीर की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को मरे हुए काफी समय बीत चुका है। उसके शरीर की जांच करने पर मैंने एक उपकरण देखा जो वॉइस रिकॉर्डर जैसा था। मैंने वो वॉइस रिकॉर्डर ले लिया। जब मैंने इसे लिया तो मुझे फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने डिवाइस के अंदर की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया। कुछ रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, इसलिए मुझे बीच से ही उस बेचारे की कहानी सुननी पड़ी। इसे मैंने सुना। मैं कुंवर हूँ। ये मेरा पहला दिन है। मुझे अपने दोस्त नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस गुफा से बचने का रास्ता खोजने के लिए अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अभी मैं अपनी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। कोई वापस नहीं आया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा इस गुफा में दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि मेरे पास 4 दिन का खाना बचा है। भूख से बचने के लिए मैं हर दिन कम खाना खाना शुरू कर दूंगा। मुझे इस जगह की आदत पड़ रही है। आज तीसरा दिन है और मैंने अभी तक अपने बाकी दोस्तों की आवाज नहीं सुनी है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। आज चौथा दिन है। बहुत बुरा, बकवास, गंदी जगह है। कोई बचाओ मुझे। मुझे मेरे एक साथी का कटा हुआ हाथ मिला है। मैं नहीं जानता उसका बाकी का शरीर कहाँ है। आज 5वां दिन है। मेरे पास खाना नहीं बचा है। मैंने हाल ही में गुफा की गहराइयों में कुछ जानवरों की आवाज सुनी है। मैं मर रहा हूँ। मेरा दोस्त रमन मुझे मिल गया है। ये यहाँ सो रहा है। तभी उस आदमी के जोर से चीखने की आवाज आती है। उसका दोस्त रमन उस पर हमला कर रहा था। नहीं, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज, नहीं। रिकॉर्डिंग उस दर्द के चिल्लाने के साथ खत्म हो गई। हम दोनों रिकॉर्डिंग सुनकर हक्के बक्के रह गए। तुम्हें क्या लगता है, उसके दोस्त ने उसे मारा होगा? हाँ, शायद अंधेरे में उसे क्लियर दिखाई ना दिया हो। तभी वहां उस रास्ते से किसी की आवाज आने लगी। चौकन्ने हो जाओ, कोई आ रहा है वहां से। इन पेड़ों के पीछे छिप जाओ जल्दी। तभी अचानक हमने देखा कि वहां से सैम आ गया था। सैम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम खुद यहाँ आकर पछता रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? हम सब तो कितने एक्साइटेड थे। यहाँ देखो, ये देखो। ओह शिट मैन, ये कौन है? मैं अभी भी कह रहा हूँ हमें वापस चलना चाहिए, वरना हम भी इस लाश की तरह यहाँ पड़े होंगे। प्लीज चलो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं।
तभी चारों तरफ से एक भयानक आवाज आती है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी। ये कैसी आवाज है? कुछ तो है यहाँ पर। सैम बातें करते करते उस झरने के पास चला जाता है। इस पानी के आने की कोई तो जगह होगी, है ना? हम ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो झरने के पास ही खड़ा था और तभी झरने के पीछे से दो बड़े बड़े हाथ निकल कर आए और सैम को पकड़कर खींचकर झरने के अंदर ले गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगे। सैम! ओ माय गॉड, वो क्या चीज थी? वो कैसे हाथ थे? ये कोई जानवर नहीं था, पर यह इंसान भी नहीं था। हम भी मरेंगे राजब, हम भी मरेंगे। ऐसे मत बोलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो बिना कोई देरी किए भागो यहाँ से। जैसे ही हम उसी रास्ते से वापस जाने लगे तभी हैरी को अपने नीचे जमीन पर कोई परछाई दिखाई दी। जल्दी चलो, यहाँ कुछ है, जल्दी। चल रहा हूँ। भागो यार, ये हमारे ऊपर है। हमने जैसे ही ऊपर देखा एक बड़ी काले रंग की चीज, जो जानवर नहीं थी ना इंसान, मैं उसे भूत कह सकता हूँ। पूरा काला, पीली आंखें, बड़े दांत, भयानक तरीके से ऊपर दीवार पर चल रहा था। उसके एक हाथ में सैम का सिर था। हम दोनों ने उसे देखकर भयानक चीख मारी और उसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लिया और सैम के सिर को पूरा चबा के खा गया। हम जल्दी से वापस उसी तंगी रास्ते पर रेंगते हुए जाने लगे। मैं आगे था और हैरी मेरे पीछे था। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं मुड़कर देख सकूं। तभी अचानक से वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और मुझे हैरी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं वापस नहीं जा सकता था। हैरी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हैरी, हैरी! कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं और ज्यादा डर गया। तभी मैंने तेज भयानक चीख पुकार सुनी। यह हैरी की आवाज लग रही थी, पर हैरी के साथ उस राक्षस की आवाज भी आ रही थी। मैं चिल्लाया। मैंने बार बार हैरी का नाम पुकारा, हैरी, हैरी! लेकिन रेंगना नहीं छोड़ा। हैरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने अपनी स्पीड तेज की और तभी मुझे मेरे पीछे हलचल सुनाई दी। कोई मेरे पीछे से आ रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वो हैरी नहीं था, वो वही भूत था। मैं पूरे जोर के साथ रेंग रहा था। उस गुफा के इंटर पॉइंट मेरे सामने था। मैं बस बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस राक्षस ने मेरी टांगों को बड़े दांतों से पकड़ लिया। मैं अब दरवाजे पर ही था, लेकिन वो मेरी टांगे एक लकड़ी की तरह चबाकर तोड़ कर ले गया। मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितने दर्द में था और बुरी तरह चिल्लाते हुए अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत जुटाकर उस भूतिया गुफा को पार कर लिया। मैं तो किसी तरह उस भूतिया गुफा से बाहर आ चुका था, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं आया। मैं नहीं जानता अपनी टांगे शरीर से अलग होने के तुरंत बाद ही वो हिम्मत मुझ में कहां से आई, और मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं कि मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, या दोनों। अच्छी थी कि मैं बच गया और बुरी थी कि मैंने मेरा आधा शरीर खो दिया। आखिर दर्द में कराहते कराहते मैं थोड़ा दूर रेंग कर आ गया और फोन करके मदद के लिए पुलिस को बुलाया, और आज मैं आप लोगों के सामने हूं। मेरी इस कहानी से मुझे करोड़ों व्यूज और लाइक्स जरूर मिले, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी उन सभी लोगों को इस जगह की वास्तविकता के बारे में पता चल पाया, जिससे कहीं रोमांचकारी लोगों की जान वहां ना जाने के कारण बच गई। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।